अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे खतूत के बारे में। आपके सेकंड ईयर के उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 7 होता है। ख़त या आप बीती में से कोई एक चीज़ दी जाती है और इसके दरमियान कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर ख़त आ जाए तो आपको ख़त ही लिखना पड़ता है, अगर आप बीती आ जाए तो आपको आप बीती ही लिखना पड़ती है। लेकिन आम तौर पर आपके पेपर में आप बीती नहीं आती, बहुत कम, कभी शाज़ो नादर आपके पेपर में आप बीती आ जाए। आम तौर पर आपके पेपर में ख़त ही आता है। तो ख़त का ये जो सवाल होता है 10 नंबर का सवाल होता है, जिसमें 5 नंबर आपको स्ट्रक्चर के पैटर्न के दिए जाते हैं और 5 नंबर का नफ्स मज़मून होता है। इसके लिखने का तरीका क्या है? जब भी आप सवाल नंबर 7 शुरू करें, पेपर के बिल्कुल सेंटर में मार्कर के साथ आप लिख दें सवाल नंबर 7, जिसमें आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद जब आप इसका जवाब आंसर शुरू करेंगे तो सबसे पहले दाईं साइड पर मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आप लिख दें इम्तिहानी मरकज़। यही लफ्ज़ वहाँ पर लिखें, इम्तिहानी मरकज़। इसके अलावा और कोई लफ्ज़ भी कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी सेंटर, इस तरह का कोई लफ्ज़ ना लिखें। ये एक लफ्ज़ आपको सिर्फ इसका मिलता है, इम्तिहानी मरकज़ आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको तारीख़ लिखना होती है। तारीख़ का तरीका भी ज़हन में रखें। सबसे पहले आपको डिजिट में उस दिन की डेट लिखना होगी। आप कोई डेट भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं उस दिन की लिखें। जिस तरह आज है 6 अगस्त, तो सबसे पहले आप 6 डिजिट में लिखेंगे। उसके बाद आप उर्दू अल्फाज में अगस्त लिखेंगे और उसके बाद आप डिजिट में जो है सन लिखेंगे। अगर 2023 चल रहा है तो आप लिख देंगे 2023, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो जो ये डेट लिखने का तरीका है, इसमें आप जो डिजिट है इसको चाहे आप रोमन में, इंग्लिश में जो आम पैटर्न है इसमें लिख दें, चाहे आप अरबी रस्मुल ख़त में जिसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये ज़हन में रखें कि आपको जो तारीख़ होगी वो भी डिजिट में लिखना होगी और सन भी डिजिट में लिखना होगा, और सेंटर में आपको जो महीने का नाम है वो उर्दू अल्फाज में लिखना होगा। तो एक नंबर आपको इम्तिहानी मरकज़ लिखने का और एक नंबर डेट लिखने का। तीसरे नंबर पर आपको अलक़ाबात लिखना होंगे, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं। भाई को ख़त लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा प्यारे भाई। दोस्त को लिख रहे हैं प्यारे दोस्त। वालदा को लिख रहे हैं तो प्यारी अम्मी जान। तो आप जिसको भी ख़त लिख रहे हैं तो तीसरे नंबर पर आपको अलक़ाबात लिखना होते हैं, लक़ब लिखना होता है जिसको आप ख़त लिख रहे हैं। तो ये लक़ब लिखने का भी तरीका ज़हन में रखें। चाहे आप बिल्कुल सेंटर में लिख दें, ख़त जो लिख रहे हैं जो पेज है उसके बिल्कुल सेंटर में लिख दें, चाहे जहाँ पर आपकी डेट ख़त्म हुई है, डेट का इख्तिताम हुआ है, सन का एंड हुआ है, उसके फ़ौरन बाद आप ये अलक़ाबात लिख दें। इसका भी एक नंबर होता है, तो 3 नंबर हो गए। और चौथा नंबर आपको जो मिलता है वो अस्सलामु अलैकुम लिखने का मिलता है। तो यहाँ पर भी आप ज़हन में रखें, जब आप अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं, जो अस्सलामु है, अस्सलामु के मीम के ऊपर आप पेश लगाएं, लेकिन मीम के बाद आप वाव नहीं लिखें। बाद बच्चे अस्सलामु अलैकुम, जब अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है, इसके नंबर कट जाते हैं। एक नंबर आपको अस्सलामु अलैकुम लिखने का दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम जब आप लिखते हैं, अगर तो आप ऊपर लाइन में लिख रहे हैं, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद आप कुछ भी नहीं लिख रहे, तो आपको अस्सलामु अलैकुम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है, जिसको आप नदाइया कहते हैं। जिस तरह आपने अलक़ाबात के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, नदाइया लगाया, जहन में रखें जो आपने अलक़ाबात लिखने हैं, जो भी आपने लिखा प्यारे भाईजान, उसके आखिर में भी आपको वो नदाइया, जिसको आप एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में कहते हैं, मार्क, वो लगाना होगा। और अगर आप जो है अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं तो उसके बाद भी आपको ये नदाइया लगाना होगा। लेकिन ये जहन में रखें कि अगर आप अस्सलामु अलैकुम के बाद कुछ भी नहीं लिख रहे, तब आप अस्सलामु अलैकुम के बाद नदाइया लगाएंगे। लेकिन अगर आपने लिखा अस्सलामु अलैकुम और उसके फ़ौरन बाद आपने नफ्से मज़मून शुरू कर दिया, तो फिर अस्सलामु अलैकुम के बाद आपको कालन लगाना होगा, तो फिर आपको नदाइया नहीं लगाने की इजाज़त होगी।
उसके बाद आपको नफ्स मज़मून लिखना होगा। तो नफ्स मज़मून में सबसे पहले आपको वही तमहीद कि आप खैरियत से हैं या मैं खैरियत से हूँ ये बताएं, और उसके बाद आपको जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात आप बयान करना चाहते हैं वो बयान करेंगे। फिर नफ्स मज़मून का इख्तिताम करेंगे इन्हीं अल्फाज के साथ कि मतलब आपकी दुआओं के साथ, या जो भी आप लफ्ज़ लिखेंगे, घर वाले तमाम आपको सलाम दे रहे हैं, इस तरह के जो भी आप आखिर में अल्फाज लिखना चाहते हैं, आगे हम ख़त पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके नफ्स मज़मून में आपने 3 चीज़ें लिखनी हैं, तमहीद, मेन मुद्दा और उसका जो है इख्तिताम। उसके बाद आपको ख़त का इख्तिताम करना होगा। ख़त के इख्तिताम का भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो उसमें आपको बस सलाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आप बाप को लिख रहे हैं तो प्यारा बेटा लिख दें, अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका दोस्त लिख दें, अगर आप किसी ये जो अखबार एडिटर है, मदीर है, उसको लिख रहे हैं तो आपका मुखलिस लिख दें। तो इस तरह आपको इख्तिताम करना होगा। तो उसके बाद आपको नाम लिखना होता है, लेकिन पेपर में नाम नहीं लिखा जाता, तो उसकी जगह पर आप अली बे जीम लिख दें। ये सारा स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे चंद अहम खतूत। सबसे पहला वो ख़त जो आपको छोटे भाई को लिखना है, उसको बुरी सोबत से बचने के लिए और पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए, और इसमें एक और भी आ जाता है सिगरेट नोशी से बचने के लिए उसको ख़त लिखना है। तो तरीका इसका क्या होगा, सबसे पहले वही इम्तिहानी मरकज़, फिर तारीख़ लिखेंगे, फिर आप अलक़ाबात लिखेंगे, प्यारे भाई, ये छोटे भाई आप नाम भी लिख सकते हैं, प्यारे भाई अब्दुर्रहमान। उसके बाद आप जो है अस्सलामु अलैकुम के बाद नफ्स मज़मून शुरू करेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आपको ताकीद की थी कि वक्तन फ़वक्तन अपनी खैरियत और अपने हालात व वाक़यात मुझको लिखते रहें, लेकिन शायद कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। अगर ये मसरूफ़ियत की वजह आपकी पढ़ाई होती तो मुझे बेहद खुशी होती, लेकिन अफसोस कि आपकी मसरूफ़ियत की वजह आपकी बुरी सोबत है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपनी बुरी सोबत में, बुरे दोस्तों में ज़ाया कर देते हो, और पढ़ाई पर आप इस वक्त ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। और मुझे यहाँ तक भी मालूम हुआ है कि आप सिगरेट नोशी की एक कभी आदत में इन्वॉल्व हो चुके हो, एक कभी आदत में आप मुब्तला हो चुके हो। सिगरेट नोशी की ये इतनी कभी आदत है, जिसमें इतनी बुरी आदत है, जिसमें हमारे घर का कोई भी फ़र्द कभी भी मुब्तला नहीं हुआ। हमारे घर में इससे हर शख्स नफ़रत करता है, लेकिन इसके बावजूद आप इस गंदी आदत में मुब्तला हो चुके हो। इसकी बड़ी वजह आपकी बुरी सोबत और गंदी सोबत है, बुरे लोगों के साथ बैठना है। ये जो सिगरेट है, इस वक्त तो आपने बुरी सोबत की वजह से इसको बतौर फैशन अपनाया है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो सिगरेट नोशी की आदत है ये इंसान की आदत बन जाती है। फिर इंसान इससे बचना भी चाहता है तो नहीं बच सकता। ये बहुत बड़ा फिर पैसे का ज़या, वक़्त का ज़या, सेहत का ज़या बन जाता है। तो जो लोग सिगरेट नोशी की आदत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिगरेट नोशी की आदत में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो यहाँ तक नहीं टिकते, फिर वो रफ्ता रफ्ता जो है नशे के आदी हो जाते हैं। और नशा एक ऐसी गंदी और कभी आदत है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। हर शख्स नशे से, नशा करने वाले से नफ़रत करता है, अपने भी उससे दूर हट जाते हैं। तो इसलिए ये इंतहाई कभी आदत है। तो आप अपने घर से सैकड़ों मील दूर पढ़ाई के लिए गए थे, और वालिद साहब आपको अंदाज़ा नहीं है शायद इस चीज़ का, वो कितनी मुश्किल से मेहनत करके, रात दिन एक करके आपके तलीमी अखराजात पूरे कर रहे हैं, लेकिन आपको उनका कुछ भी एहसास नहीं है। अगर वालिद साहब को आपकी इस आदत का पता चल गया, ऐसा ना हो कहीं वो आपका ख़र्चा बंद कर दे और आपको कहीं तालीम भी छोड़ना पड़ जाए, और आपको अगर ये आदत पड़ गई सिगरेट नोशी की, फिर आपको अपना जो है अखराजात पूरे करने के लिए आपको शायद चंद और इससे भी कभी और बुरी आदतों को अपनाना पड़े, जैसा कि चोरी वगैरह। तो ऐसे शख्स से कोई भी मोहब्बत नहीं करता, कोई भी मुआशरे में ऐसे शख्स की इज़्ज़त नहीं होती, ऐसे शख्स से हमेशा नफ़रत की जाती है, और इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी तबाह हो जाती है अगर इंसान ऐसी आदत में, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी नसीहतों पर अमल करेंगे, और मैं उस वक़्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक मुझे ये मालूम नहीं हो जाता कि आपने ये सिगरेट नोशी की आदत को बिल्कुल तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, और मैं इसका इंतज़ार करूँगा। आखिर में वही वस्सलाम और आपका बड़ा भाई अली बे जीम लिख देना है। और कोशिश करें जब भी आप ख़त लिख रहे हैं जो इसका नफ्स मज़मून है, इसके 3 पैरे बनाएं,
पहले पैरे में वही जो आपने इब्तदाइया बनाया, तमहीद बनाई, उसका कुछ लिख दें, फिर मेन मुद्दा आप बयान करें और आखिर में इख्तिताम करें उसका। अगर कम अज़ कम जिस तरह भी आप बना लें पैरे, लेकिन कोशिश करें 3 पैरे लाजमी बनाएं। अगला ख़त जो आपको लिखना है वो वालिद साहब को लिखना है और उनको अपनी नाकामी की वजूहात बतानी है कि आप इम्तिहान में क्यों फ़ेल हो गए। तो वही तरीका है, इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद तारीख़ लिखेंगे, प्यारे अब्बा जान, फिर उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम के बाद अब बताएंगे आपका खैरियतनामा मुझे आज सुबह ही वसूल हुआ। ये पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई कि आप बिल्कुल खैर व आफियत से हैं। आपका मुझे शदीद एहसास है कि आप जो बैरून मुल्क हैं, जो आप परदेश में हैं, वो जो आप परदेश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ आप मेरे लिए और मेरे जो भाई हैं, हम बहन भाइयों की मुस्तकबिल की आपको सिर्फ फ़िक्र है, उसी के लिए आप शदीद मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपने हमारे खैरियतनामे के बारे में पूछा, हम सब घर में अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। दूसरी चीज़ जो आपने जो ख़त में पूछी वो मेरी तालीम के बारे में था, लेकिन मुझे अफसोस से बताना पड़ रहा है कि मैं दिसंबर टेस्ट में मेरी 2 किताबों में, इंग्लिश और उर्दू में, मैं फ़ेल हो चुका। और असल में ये 2 मज़मून जो थे ये लाजमी मज़मून थे, इंग्लिश भी और उर्दू में। इसमें फ़ेल होना असल में मुकम्मल फ़ेल होने के ही मुतरादफ़ है, लेकिन ये जो मैं 2 किताबों में फ़ेल हुआ, इसकी वजूहात मेरी सुस्ती, काहली और लापरवाही नहीं थी, बल्कि मैं दिसंबर टेस्ट से तकरीबन 1 माह पहले बीमार हो चुका। नवंबर के आखिर में मैं बीमार हो चुका था। तो डॉक्टर, मुझे टाइफाइड का शदीद हमला हुआ। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन के साथ साथ मुझे 15 दिन की जो है मुकम्मल जो आराम करने की तलकीन की। तो मैंने डॉक्टर की जो नसीहत थी उस पर सख्ती से अमल किया। मैं दवाई भी लेता रहा और साथ मैंने आराम भी किया, लेकिन दवाई लेने की वजह से मेरी सेहत तो काफ़ी बेहतर हो गई, बुखार तो बेहतर हो गया, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने मुझे मज़ीद 15 दिन आराम करने की नसीहत की। तो मैं इतने दिन कॉलेज से रुखसत पर रहा, और जब मैं कॉलेज गया तो उस वक़्त जो थे इम्तिहान शुरू हो चुके थे। तो पहला पेपर इंग्लिश का था और मैं उसकी कुछ भी तैयारी नहीं कर सका था। मेरा पहले इरादा यही था कि मैं इम्तिहान ना दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इम्तिहान नहीं दूँगा तो मैं गैर हाज़िर तसव्वुर हूँगा। तो इसलिए मैं इम्तिहान में बैठ गया। उर्दू और इंग्लिश के पहले पेपर थे जिसकी मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सका। तो बाकी पेपरों में मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने मेहनत की, कोशिश की, उनको मैंने पास कर लिया। ये 2 पेपर मेरे फेल हो गए, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर व आफियत से हूँ और मेरी सेहत बहुत अच्छी है। अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी हद तक ये कोशिश की है जो मेरी पिछली कमी थी उसको मैं ख़त्म कर लूँ। अब इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान में मैं पहले की तरह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने की, बल्कि पहले से भी बेहतर अपनी तालीमी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा। आखिर में आप लिख दें कि ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि आपको मेरे दिसंबर टेस्ट में फ़ेल होने के मुताल्लिक़ कुछ तशवीश ना हो। बाकी आपका दुआओं का मैं जो है मुतमन्नी हूँ, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और आपका साया हमेशा हम पर बरकरार रखे। और आखिर में वही आपका बेटा और वही वस्सलाम के बाद आपका बेटा और अली बे जीम लिख देना है। अगला ख़त जो आपको लिखना है वो अपने दोस्त को, अगर फ़ीमेल है तो अपनी सहेली को, वो उसकी वालदा की ताज़ियत पर आपको ख़त लिखना है। वही तरीका, दाईं साइड पर इम्तिहानी मरकज़, फिर तारीख़ लिखेंगे, फिर प्यारे दोस्त, आगे नाम भी लिख सकते हैं, प्यारे दोस्त जाहिद, आबद, जो भी आपके ज़हन में है। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम आगे आप लिखेंगे। आज सुबह ही डाक के ज़रिए आपकी वालदा की वफ़ात की ख़बर मौसूल हुई कि वो मुख्तसर अलालत के बाद, थोड़ी सी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रहलत फरमा गई, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अगर लिख दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ख़बर सुनकर मुझे दिली सदमा पहुँचा, बहुत तकलीफ़ हुई। मैं कुछ देर के लिए तो मेरा दिलो दिमाग गुमसुम हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो 2 महीने पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई बिल्कुल सेहतमंद थी, वो किस तरह हमेशा के लिए इस कायनात को छोड़ गई, इस दुनिया से रहलत कर गई। आपकी वालदा हर एक से मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार करने वाली थी। मुझे तो हमेशा अपना बेटा ही समझती थी। जब भी मैं उनके पास जाता मोहब्बत से, शफ़क़त से और उनसे मेरे से पेश आती, ढेरों दुआएं देती और अच्छी अच्छी नसीहतें करती। वालदा का चले जाना इंसान के लिए बहुत गहरा सदमा होता है, इंसान अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वालदा से कीमती
और उससे मुखलस रिश्ता इस कायनात में कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी भी बचपन में हो, किसी भी हालत में आपका कोई भी दुख होता है, उसको सबसे पहले माँ महसूस करती है आपकी खुशी में, वो आपसे भी ज़्यादा कहीं शरीक होती है। जब भी आप दुख दर्द में होते हैं तो आपके मुंह पे सबसे पहला लफ्ज़ वो माँ का ही निकलता है। तो माँ का दुनिया से चले जाना इंसान के लिए बड़ी तकलीफ देह होता है। मुझे आपका एहसास है कि आपको आपकी वालदा की जुदाई का किस कदर गहरा सदमा पहुंचा है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो भी आया है उसने जाना है, ये दुनिया आर्जी है, किसी ने भी यहाँ पर नहीं ठहरना। और कुरान में भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी आया उसने मौत का मज़ा चखना है। कोई भी इस कायनात में दायमी नहीं है, हर एक ने इस दुनिया से चले जाना है। मैं आपको किस तरह कहूँ, इस इतने गहरे सदमे पर मैं किस तरह आपको ये कह सकता हूँ कि आप सब्र करें। लेकिन मेरे दोस्त, आप घर में सबसे बड़े हो, आपके छोटे छोटे बहन और भाई हैं और आपके वालिद साहब भी बीमार रहते हैं। तो इस वजह से इस वक्त आपके छोटे भाइयों को और कोई भी सहारा देने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। अगर आप भी हौसला हार गए तो फिर उनका क्या बनेगा। इसलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी आया उसने चले जाना है। अपनी वालदा के लिए दुआएं करें और इंशाअल्लाह आखिरत में उनसे मुलाकात होगी। तो अपने भाइयों को, अपने वालिद साहब को हौसला दें और आप ख़ुद भी हौसला रखें, सब्र करें, क्योंकि सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बाकी आप नमाज़ पढ़ें, अपनी वालदा के लिए दुआ खैर करें जहाँ तक हो सके, ताकि आप उनके लिए एक सदका जारिया बने। आगे वस्सलाम। वही आपका दोस्त अली बेजीम। उससे अगला ख़त जो आपको लिखना है वो वालिदा को या वालिद साहब को लिखना है। उनको हॉस्टल की सूरत हाल बतानी है या कॉलेज का तालीमी माहौल, कॉलेज का माहौल बताना है। तो वही तरीका, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, फिर प्यारे अब्बा जान या प्यारी अम्मी जान, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर व आफ़ियत से होंगी। मुझे 3 हफ़्ते हो चुके हैं कॉलेज आए हुए और कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए, लेकिन तालीमी मसरूफ़ियत की वजह से मैं आपको ख़त नहीं लिख सका। अब कुछ वक्त मिला है तो इसलिए आपने मुझे, जब मैं घर से आया था, आपने मुझे कहा था कि मुझे हॉस्टल के बारे में मुत्तले कर देना, वहाँ के हालात व वाक़यात से और तालीमी माहौल के मुतल्लिक़ आगाह कर देना। तो इसलिए अभी मुझे वक्त मिला तो सोचा कि उसके मुतल्लिक़ आपको कुछ आगाही दे दूँ। मैं जब से हॉस्टल में आया हूँ बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म हैं, तमाम तालिब इल्म अच्छे स्कूलों से पढ़ कर आए हैं। कोई भी ऐसा तालिब इल्म नहीं जिसके जो नंबर हैं वो ए ग्रेड से कम हो। सब स्टूडेंट ए ग्रेड से अबव जो है, ए ग्रेड से ज़्यादा लेने वाले हैं। जो तमाम स्टूडेंट हैं अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं, कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं, स्टूडेंट ना लिखे तालिब इल्म लिखें, कोई भी ऐसा तालिब इल्म नहीं जो किसी दूसरे को ख़राब करने वाला हो, जिसमें कोई भी कोई बुरी आदत हो। तमाम स्टूडेंट अच्छे हैं और पढ़ाई का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर कोई भी किसी का वक्त ज़ाया नहीं करता। हॉस्टल की तरतीब ही कुछ इस तरह है कि यहाँ पर कोई किसी का जो है तालीमी जो है कारकर्दगी में कोई असरअंदाज नहीं होता, कोई किसी को जो है उसका वक्त ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता। वो जो हॉस्टल है, हॉस्टल में वक्त की भी बहुत ज़्यादा पाबंदी की जाती है कि नाश्ता सुबह 7 बजे दिया जाता है, फिर जो दिन 2 बजे खाना दिया जाता है और शाम को 8 बजे खाना दिया जाता है। तो मेरी तरतीब ये है कि मैं सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर तिलावत करता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज के लिए और वॉक के लिए, जिसको आप सैर के लिए, मैं निकल जाता हूँ। फिर कुछ देर सैर करने के बाद, एक्सरसाइज वर्जिश करने के बाद, आप इंग्लिश ना लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मैं इसलिए साथ साथ उर्दू भी बता रहा हूँ। मैं वर्जिश करने के बाद जब वापस आता हूँ, फिर आकर थोड़ी देर पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है नाश्ते के लिए चला जाता हूँ। नाश्ता करके फिर आकर आधा घंटा सारा या थोड़ी देर मैं मज़ीद पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं तैयारी करके 8:30 बजे कॉलेज पहुँच जाता हूँ और कॉलेज से 1 बजे छुट्टी होती है। कॉलेज से आकर नमाज़ पढ़ता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर आराम करता हूँ, फिर 2 बजे खाने के लिए चला जाता हूँ। खाना खाकर फिर मैं अपनी
तालीम, अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ और उसके बाद 5 बजे जो है खेलों का जो है वहाँ पर निज़ाम शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो जाती है। तमाम बच्चे न सिर्फ निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं बल्कि हम निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें भी तमाम तालिब इल्म बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मैं भी उसमें जो है तमाम जो है खेलों में मैं भी बड़ी खुशी से और बड़े जोश से मैं भी हिस्सा लेता हूँ। और उसके बाद हम शाम को जब वापस आते हैं उसके बाद कुछ देर मैं पढ़ाई करता हूँ और 8 बजे खाना खाने के बाद कुछ देर मज़ीद जो है वो वॉक करने के बाद, मज़ीद सैर करने के बाद मैं आकर सो जाता हूँ। कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, वो हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है। जो हॉस्टल वार्डन है वो भी तमाम तालिब इल्मों से इंतहाई अच्छे तरीके से, सलीके से और शफ़क़त से पेश आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अब बिल्कुल भी मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरी हॉस्टल के बारे में और मेरे कॉलेज के माहौल के बारे में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप बिल्कुल मुतमईन रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी आप मुझे ढेर सारी अपनी दुआएं अनायत फरमाएं और घर में मौजूद तमाम अफराद को मेरा सलाम दें। आगे वही वस्सलाम, आखिर में आपका प्यारा बेटा या आपका बेटा, आपका लख्ते जिगर, कुछ भी लिख सकते हैं, अली बेजीम। अगला जो आपको ख़त लिखना है वो अपने दोस्त को लिखना है, उसको इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। तो ख़त का वही तरीका है, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, प्यारे दोस्त नाम भी लिख सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सुबह FSC के नताइज का ऐलान किया गया और आपका इंटरनेट पर रिज़ल्ट देखकर बेहद खुशी हुई। मुझे एक दोस्त ने बताया कि आपने पूरी तहसील में पहली पोजीशन हासिल की है और आपने माशाल्लाह आपने 1100 में से 1020 नंबर हासिल किए हैं और मुझे ये देखकर इंतहाई खुशी हुई। अच्छा दोस्त, मुखलस दोस्त वही होता है जो किसी की खुशी पर खुश हो। तो मुझे आपके इस अच्छे इम्तिहान की नतीजे की इंतहाई खुशी हुई। यह आपकी इंतहाई मेहनत और तगो-दो का नतीजा था कि जो आपने मैट्रिक में की और उसके बाद आपने जो इंटरमीडिएट है उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा लगन, मेहनत और कोशिश के साथ आपने पढ़ाई की और बहुत उम्दा तरीके से आपने पेपरों को भी आपने जो है हल किया। तो ये आपका रिज़ल्ट देखकर, आपका नतीजा देखकर बेहद खुशी हुई। ना सिर्फ आप बल्कि आपके तमाम घर वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम घर वालों को मुबारकबाद हो और इसको आप कबूल करें। और आपका जैसा कि मुझे याद है आप अक्सर कहा करते थे और आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो तिब के मजमून में थी, वो जिसको आप बायो कहते हैं, आप बायो भी लिख सकते हैं और तिब भी लिख सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो बायो में थी और आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने और आप डॉक्टर बनकर इस मुल्क कौम की खिदमत करें। तो ये आपकी जो सोच थी, आपकी जो ख्वाहिश थी, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है क्योंकि इस वक्त आबादी के तनासब के लिहाज से डॉक्टरों की तादाद बहुत कम है और इस वक्त उन डॉक्टरों की शदीद ज़रूरत है कि जो लोगों के भले के लिए, लोगों के इलाज के लिए कोशिश करें, मुनासिब फ़ीस में लोगों का इलाज करें। तो मैं अल्लाह से उम्मीद भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे आपको पाकिस्तान के किसी अच्छे मेडिकल जो है कॉलेज में दाखिला मिल जाए और आपकी जो ख्वाहिश पूरी हो और अल्लाह ताला जो आपकी खिदमत हैं उसको इस मुल्क के लिए कबूल करे और अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अनायत फरमाए। आपका मुखलिस या आपका दोस्त बल्कि वो और वस्सलाम, आपका दोस्त अली बेजीम। आगे ये लिख दें। अगला जो आपको ख़त लिखना है वो अपने दोस्त को लिखना है कि वो अपनी छुट्टियां आपके साथ गुजारे, गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ गुजारे या आपके साथ छुट्टियां शुमाली इलाका जात में गुजारे या आपके साथ कहीं सैर व तफरीह पर जाए। वही तरीका इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफ़ियत से हूँ। मेरा ख़त लिखने का जो मकसद है आपको वो एक वादा याद कराना है जो हम सब दोस्तों ने मिलकर किया था कि हम गर्मियों की छुट्टियों में शमाली इलाका जात में जाएंगे। अब गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और यहाँ पर भी शदीद गर्मी पड़ रही है और आपके यहाँ भी यकीनन काफ़ी गर्मी होगी। तो मैंने बाकी दोस्तों के भी ख़त लिखे और उनकी भी राय लेने की कोशिश की और आपसे भी यही इसीलिए मैं ख़त लिख रहा हूँ कि हमने ये इरादा किया था कि हम गर्मियों की छुट्टियाँ शुमाली इलाका जात में गुजारेंगे। वहाँ का माहौल
माहौल इस वक्त बहुत जो है खूबसूरत है, बहुत पुरसकून है, ठंडी फ़ज़ाएँ हैं। वहाँ पर नारान कागान, मरी, वहाँ पर बहुत सी वादियाँ ऐसी हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। वहाँ पर गिरती आबशारें हैं, बहती नदियाँ हैं और जो है चलती झीलें हैं जहाँ पर ठंडा और मीठा पानी है और उसके साथ लगे हुए दरख्तों का अक्स उन पर पड़ता है, परिंदे चहचहा रहे हैं और वहाँ पर इंतहाई पुरलुत्फ़ और बहुत पुरसकून माहौल है। हमारी ख्वाहिश है कि हम तमाम दोस्त, हमें बिछड़े हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हम चाहते हैं कि तमाम दोस्त वहाँ पर अपनी जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वहाँ पर गुजारें, ये कुदरत के जो हसीन नज़ारे हैं उनका जो है मंजर को देखें, क्योंकि जो मसनूई खूबसूरती होती है वो कभी भी कुदरत की खूबसूरती को नहीं पहुँच सकती। नारान कागान, मरी और दूसरे जो शुमाली इलाका जात हैं जो इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं, जो सब्ज़ों से ढके हुए हैं, हर तरफ जहाँ पर ऐसे सब्ज़ा है जैसे कि ज़मुर्द का फ़र्श बिछा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस दावत को कबूल करेंगे। मैंने बाकी दोस्तों से भी बात की इस मौजू पर, वो भी अपनी रज़ामंदगी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो मैं आपके मुतल्लिक़ भी पुरुम्मीद हूँ इंशाअल्लाह कि आप मेरी दावत का इनकार नहीं करेंगे। बाकी वस्सलाम, आपका दोस्त या आपका प्यारा दोस्त अली बे जीम लिख दें। अगला ख़त जो आपको लिखना है वो एडिटर को लिखना है, मदीर को लिखना है। उसमें अपनी महंगाई के मतलब अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार करना है। वही तरीका है, सबसे पहले वही इम्तिहानी मरकज़, फिर तारीख़ लिखेंगे, फिर मोहतरम या जनाब मदीर या जनाब एडिटर, रोज़नामा जंग या रोज़नामा नवाए वक्त, आगे लाहौर लिख दें या इस्लामाबाद लिख दें। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। आपके मुअक्कर जरीदे की, मुअक्कर कहते हैं मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाला, जरीदा अखबार को कहते हैं। कहता आपके मुअक्कर जरीदे की वसातत से हुकूमत और आवाम की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो मसला न सिर्फ एक इलाके का है बल्कि पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई है जिसकी वजह से हर आदमी परेशान है। अमीर तो गरीब, अमीर भी इस तूफ़ान से बचा हुआ नहीं है। आए दिन ये जो महंगाई का सैलाब है हर एक को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान पढ़ा लिखा तबका, वो एक तरफ तो बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। दूसरी तरफ जो लोग बारोज़गार हैं उनकी भी आमदनी इतनी कम है कि अखराजात कहीं ज़्यादा हैं, वो अपने आमदनी से अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। गरीब आदमी इंतहाई पिस चुका है। ये महंगाई के तूफ़ान की वजह से 2 वक्त की रोटी अब ख्वाब बनता जा रहा है। 3 वक्त की रोटी तो शायद ख्वाब बन चुका है गरीब का, लेकिन अब वो 2 वक्त की रोटी से भी मजबूर हो चुका है। बिजली का, गैस का ये बिल इंतहाई ज़्यादा इसने गरीबों की कमर तोड़ के रख दी है और आए दिन इनमें टैक्सों का इजाफा हो रहा है। फिर अशियाए खुर्दोनोश जो हैं, इंसान के खाने की जो चीज़ें हैं उन पर भी आए दिन टैक्स का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें भी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। फिर अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसके पास इलाज की कोई सहूलत नहीं, दवाइयाँ इस कदर महंगी हो चुकी हैं, आए दिन उन पर टैक्स आयद किए जा रहे हैं कि जो गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी हैं। लोग सफ़र करने से आजिज़ आ चुके हैं। किसी को किसी ज़रूरी काम की गरज से या किसी को कोई नौकरी के लिए, कोई मुलाजमत के लिए अगर कोई सफ़र करना पड़ता है वो इस सफ़र से भी कतराता है, इससे बचता है, जिसका नुकसान बेरोज़गारी जो है मज़ीद बढ़ती जा रही है। वो जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेरोज़गारी का ये वजह बन रही है और वो लोग जो काम ही यही करते हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनके लिए भी ये जो है ये धंधा, ये काम जो है दिन प दिन ख़त्म होता जा रहा है। महंगाई की वजह से जो महंगाई है हर एक को अपने लपेट में लिए जा रही है। और फिर जो मेहमान किसी दौर में घरों में आया करते थे तो लोग बड़े इकराम से उनको जो है वो खुशामदीद कहा जाता था, उनको रहमत समझा जाता था। आज वो भी लोगों के लिए ज़हमत बन चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं इस महंगाई की वजह से। अगर ये महंगाई का तूफ़ान इसी तरह बढ़ता रहा तो ये नौजवान तबका अगर इसी तरह इससे मायूस होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो ये नौजवान तबका किसी बेराह रवी का शिकार हो जाए, किसी गलत हथकंडों का शिकार हो जाए, किसी गलत हाथों में चला जाए और ये फिर चोरी चिंगारी, कत्ल गारत और दहशतगर्दी जैसे जराइम में मुलव्वस हो जाए। ये चीज़
ना सिर्फ गरीब के लिए ख़तरनाक होगी बल्कि सबसे ज़्यादा जो अमीर तबका है उसके लिए ये जो है ख़तरनाक होगी चीज़। मैं उम्मीद करता हूँ अहकाम बाला, आवाम और हुकूमत इंतहाई संजीदगी से इस मसले पर गौर व खोज करेगी ताकि ये जो महंगाई का तूफ़ान है किसी तरीके से थम सके। आपका मुखलस वही आप वस्सलाम लिखें, आपका मुखलस अली बेजीम लिख दें। अगला ख़त जो आपको लिखना है वो एडिटर के नाम, वही मुदीर के नाम लिखना है और उसको जो है रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के मुतल्लिक़ आगाह करना है। वही तरीका दाईं साइड पर इम्तिहानी मरकज़ तारीख़ लिखनी है। मोहतरम एडिटर, रोज़नामा जंग लाहौर, अस्सलामु अलैकुम। आपके मौक़र जरीदे की वसातत से अहकाम बाला की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो है रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, जिसकी वजह से हमारी सड़कें जो हैं कत्लगाहें बन चुकी हैं। जितने लोग इस मुल्क में ट्रैफिक हादसात की वजह से मर रहे हैं, इतने लोग वो किसी भी कुदरती आफात, किसी भी हादसे की वजह से नहीं मरते। ना ही इतनी अमवात तूफ़ान की वजह से, आंधियों की वजह से, ज़िलज़ले की वजह से होती हैं, ना किसी सैलाब की वजह से इतने लोग मरते हैं जितने लोग ट्रैफिक हादसात की वजह से मर रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। बड़ी वजह नौजवानों का बहुत तेज़ रफ्तार में मोटरसाइकिल का चलाना, वन व्हीलिंग करना, फिर जो है बहुत से टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और इसी तरह वैगन ड्राइवर, वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, किसी कानून की कोई पाबंदी नहीं करते, कोई शख्स कानून की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारी रोडों की ये हालत है, हमारी सड़कों की ये हालत है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जो ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह बनते हैं। फिर इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी की वजह से, बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से सड़कें उसी की तरह वो छोटी की छोटी हैं, तंग की तंग है, सड़कों को वसी नहीं किया गया, उनको नहीं बढ़ाया गया। फिर जो रही सही कसर है वो लोगों की तजावज़ात है, रेहड़ी ठेले वाले और दुकानदारों ने जो तजावज़ात कर रखी हैं, इसकी वजह से आए दिन हादसात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं। वो बहुत से ख़ानदान जिनका एक ही बच्चा सहारा होता है, एक नौजवान घर का सरबराह होता है, तो वो भी चला जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत भारी उस ख़ानदान को और मुल्क को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसकी हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से ले, इस पर सख्त से सख्त जो है कानूनदारी करे और जो कवानीन बने हुए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराए। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक के सख्त से सख्त कवानीन बनाए और जो लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो कवानीन बनाए हैं इन पर सख्ती से अमल किया जाए। जो नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं या जो स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं तो इन पर सख्ती से जो है इनको सख्ती के साथ इनसे निपटा जाए और रोडों को या तो बढ़ाया जाए या इनको वसी किया जाए, तजावज़ात को ख़त्म किया जाए और रोडों के गड्ढों को इनकी मरम्मत की जाए और जगह जगह पर फ्लाई ओवर बनाए जाएँ जिसकी वजह से हादसात में कमी वाक़या हो। मैं उम्मीद करता हूँ अहकाम वाला इस मामले पर संजीदगी से गौर खोज करेंगे। आगे वही वस्सलाम, आपका मुखलस अली बेजी। मैं उम्मीद करता हूँ ख़त के मुतल्लिक़ आपको मुकम्मल तशफ़ी हासिल हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई तशनगी बाकी है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।